गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एपीएस स्कूल कठुमर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हमारा जो टॉपिक चल रहा था सेकंड चैप्टर में परमाणु का स्पेक्ट्रम, परमाणविक स्पेक्ट्रम, तो उसमें पिछली क्लास में मैंने आपको बेसिक नॉलेज बताई थी कि स्पेक्ट्रम क्या होता है, स्पेक्ट्रम कितने प्रकार का होता है, अवशोषण स्पेक्ट्रम और उत्सर्जन स्पेक्ट्रम के बारे में बताया था। जो बेसिक बातें थी वो बताई थी। आज जो हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये टॉपिक बड़ा है, 3-4 क्लासों में कंप्लीट होगा ये, तो आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, कि हाइड्रोजन परमाणु का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो हाइड्रोजन का उत्सर्जन या रेखीय स्पेक्ट्रम क्यों प्राप्त होगा, तो आपको पता है जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा तलों से निम्न ऊर्जा तल में या स्थायी अवस्था में आता है तो वो अलग अलग तरंग दैर्ध्य की विकिरणों का उत्सर्जन करता है। तो हमें अलग अलग विकिरणों के उत्सर्जन के कारण अलग अलग चमकीली रेखाएं प्राप्त होती हैं। तो वो होता है असतत या रेखीय स्पेक्ट्रम। किस प्रकार से प्राप्त होता है ये, कि जब हम हाइड्रोजन गैस में विद्युत विसर्जन करते हैं, हाइड्रोजन गैस में जब विद्युत विसर्जन किया जाता है तो जो हाइड्रोजन गैस है वो हाइड्रोजन के परमाणुओं में क्या हो जाती है, विभक्त हो जाती है, और हमें उच्च ऊर्जा वाले हाइड्रोजन परमाणु प्राप्त होते हैं। अब हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा उच्च है, और मैंने आपको बताया था कि ऊर्जा अधिक होगी तो वो अस्थायी अवस्था होती है, और प्रत्येक पदार्थ स्थायी अवस्था में रहना चाहता है तो वो निम्न ऊर्जा की अवस्था में आना चाहेगा, और निम्न ऊर्जा की अवस्था में आएगा तो उसमें विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण होंगे। इलेक्ट्रॉन है जो निम्न ऊर्जा की अवस्था में आएंगे तो अलग अलग ऊर्जा संक्रमण होते हैं, जिससे हमको अलग अलग तरंग दैर्ध्य की रेखाएं प्राप्त होती हैं। तो इस प्रकार से जो अलग अलग विकिरणें, अलग अलग तरंग दैर्ध्य की विकिरणें, विद्युत चुंबकीय विकिरणें मिलती हैं, उनको उनके आविष्कारकों के आधार पर बांटा गया है। तो उन्हीं श्रेणियों को आज अपन देखेंगे। तो पहले एक में जनरल चीजें अपन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आपको मान लीजिए मैं हाइड्रोजन परमाणु के लिए ऊर्जा आरेख बना रहा हूं, ये आपका मान लीजिए इसका, हमें पता है जैसे जैसे ऊर्जा स्तर की संख्या बढ़ती है तो ऊर्जा भी बढ़ती है, नाभिक से दूर जाने पर ऊर्जा का मान बढ़ता है। ये मान लीजिए सबसे नीचे का स्तर है, ये इधर एनर्जी है, ये एनर्जी के लिए N1, N बराबर 1 या K कोस, तो हमें पता है इसकी ऊर्जा सबसे कम होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर उसके बाद ये थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा बेटा, यहां तक आएगा। ये N1, ये N बराबर 2, इसके बाद ये तीसरा कोष है N बराबर 3, फिर चौथा कोष आ जाएगा, ये N1, N2, N3, ये चौथा कोष, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, और ये ऐसे ही चलते जाएंगे। लास्ट में जो कोष आएगा वो अनंत, एन बराबर इन्फिनिटी, मतलब इसकी ऊर्जा जीरो होगी, मतलब अनंत में चला जाएगा इलेक्ट्रॉन तो उसकी ऊर्जा क्या हो जाएगी, जीरो, सर्वाधिक ऊर्जा। इनकी ऊर्जा आपको पता ही है, इसकी -13.6 होती है, -3.4 होती है, 1.5 होती है, ये ऐसे इस तरह से घटती। बेटा ये ऊर्जा बढ़ रही है, घट नहीं रही। संख्यात्मक मान तो आपको घटता हुआ दिख रहा है, लेकिन ये चीज देखो ये माइनस में घट रही है, माइनस में घट रही है तो ऊर्जा का मान बढ़ रहा है, प्लस में आएगी ना वैल्यू, इस वजह से। तो जैसे जैसे अपन ऊर्जा ऊपर की ओर जा रहे हैं, प्रथम कोष से ऊपर के कोषों की ओर जाते हैं, दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठे सातवें की ओर, तो ऊर्जाओं के मान क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं।
अब मान लीजिए कोई परमाणु उत्तेजित अवस्था में है, उसमें मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है जो आपका उच्च ऊर्जा कक्ष में है, उच्च ऊर्जा कक्षों से पहले कोष में आता है। अब देखो पहले कोष में इलेक्ट्रॉन के आने की क्या क्या संभावना है भाई, ये संभावना है वो अनंत से आ सकता है, अनंत से भी आ सकता है, सातवें कोष से पहले कोष में आ सकता है, या छठे से पहले में आ सकता है, या पांचवें से पहले में आ सकता है, या चौथे से पहले में आ सकता है, या तीसरे से सॉरी चौथे से पहले में, तीसरे से पहले में आ सकता है, या दूसरे से पहले में। तो ये देखो इनमें सभी में पहले कोष में आ रहे हैं, पर ये अलग अलग कोष से आ रहे हैं भाई। सातवें से पहले में आ सकता है, छठे से पहले में आ सकता है, पांचवें से पहले में आ सकता है, ठीक है ना, या फिर चौथे से पहले में, तीसरे से पहले में, दूसरे से पहले में, इस तरह से आ सकते हैं। तो ये अपन को ये एक समूह प्राप्त होगा। ये एक विशेष संक्रमण है जिसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन है जो उच्च ऊर्जा स्तरों से पहले कोष में आ रहा है। तो हमें ये स्पेक्ट्रम में लाइन प्राप्त होंगी जो इस समूह को अपन बोलते हैं लाइमन श्रेणी। ये जो श्रेणी प्राप्त होती है इसको क्या बोला जाता है, लाइमन श्रेणी, लाइमन श्रेणी। लाइमन श्रेणी के लिए n1 का मान तो 1 रहेगा निम्न ऊर्जा स्तर, और n2 का मान 2, 3, 4, 5, 6 मतलब ऐसे बढ़ता जाएगा। ये कुछ भी हो सकता है, दूसरे से पहले में आ सकती है, तीसरे से पहले में आ सकती है, चौथे से पहले में, पांचवें से पहले में, छठे से पहले। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से दूसरे कोष में आए, उच्च ऊर्जा स्तरों से क्या हो, पहले दूसरे में आए, यहां पर भाई सातवें से आ सकता है, इलेक्ट्रॉन का संक्रमण दूसरे कोष में भी तो हो सकता है, पांचवें से, चौथे से दूसरे में, या तीसरे से दूसरे में। तो ये वाली श्रेणी कहलाती है आपकी बामर श्रेणी, बामर श्रेणी। देखो लाइमन श्रेणी है जो हमें किस क्षेत्र में, जो आपने विद्युत चुंबकीय विकिरण का स्पेक्ट्रम देखा था, अवरक्त से, सुदूर अवरक्त क्षेत्र से लेकर और गामा के क्षेत्र तक, तो उसमें लाइमन श्रेणी तो आपको पराबैंगनी क्षेत्र में प्राप्त होती है, अल्ट्रावायलेट रेज में, अल्ट्रावायलेट क्षेत्र में, इनकी जो तरंगदैर्ध्यों का मान होता है, आवृत्तियों का मान, वो अल्ट्रावायलेट क्षेत्र की होता है। बामर श्रेणी जो रहती है ये दृश्य क्षेत्र की रहती है, किसकी रहती है, दृश्य क्षेत्र की। ये दृश्य क्षेत्र में मतलब आपको ये रंगीन पट्टिका दिखेगी बामर श्रेणी का अगर संक्रमण होगा तो, और इसके लिए n1 का मान तो 2 होगा और n2 का मान 3, 4, 5, 6 ऐसे बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि उच्च ऊर्जा स्तरों से तीसरे कोष में इलेक्ट्रॉन का संक्रमण हो, इसमें आए तीसरे में, इसमें आया तो वो होगी पाश्चान श्रेणी। उस श्रेणी को अपन क्या बोलेंगे, पाश्चान श्रेणी। पाश्चान श्रेणी, और ये अवरक्त भाग में, दृश्य के बाद अवरक्त भाग आता है, अवरक्त भाग में दिखाई देगी। इसके लिए n1 का मान तो क्या हो जाएगा 3 और n2 का मान क्या हो जाएगा 4, 5, 6, 7 ऐसे। फिर अगर उच्च ऊर्जा स्तरों से इलेक्ट्रॉन चौथे कोष में आ रहा है तो अलग तरंगदैर्ध्य की विकिरण प्राप्त होंगी आपको, चौथे में आ रहा है तो।
ये भी लाइमर वामर पासचान ब्रैकेट, ये श्रेणी क्या कहलाती है? आपकी ब्रैकेट श्रेणी। पासचान के बाद ये ब्रैकेट, ब्रैकेट श्रेणी। और ये भी अवरक्त भाग में दिखाई देती है। और इसके लिए N1 का मान तो आपका क्या होगा? 4। और N2 का मान, मतलब N1 तो क्या है? निम्न ऊर्जा स्तर, और N2 क्या है? उच्च ऊर्जा स्तर। इनके मान हो सकते हैं 5, 6, 7, ऐसे है। इसके बाद अगर मान लीजिए 5वें स्तर में आ रहे हैं ऊपर से, तो ये वाली श्रेणी कहलाएगी आपकी फंड श्रेणी, या फुंड श्रेणी भी बोल देते हैं इसको, फंड या फुंड श्रेणी। और ये भी आपको अवरक्त भाग में मिलेगी। विद्युत चुंबकीय विकिरण के कौन से भाग में मिलेगी? अवरक्त में। ये आपको बेटे, ये सारे क्वेश्चन बनते हैं छोटे छोटे, ये आपको याद रखने। इनमें से बहुत हजारों क्वेश्चन बन जाते हैं इसी, अगर आपने ये समझ लिया तो इसी में से आप हजारों क्वेश्चनों के जवाब दे दोगे। क्वेश्चन आ जाता है लाइमन श्रेणी के लिए निम्न ऊर्जा स्तर का मान क्या होगा? 1। उच्च ऊर्जा स्तर के मान क्या होते हैं? 2, 3, 4, 5, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है ना? लाइमन श्रेणी के लिए सबसे ज्यादा ऊर्जा अंतराल किस में होगा? तो जब अनंत से पहले में आएगी। और सबसे निम्न ऊर्जा अंतराल कहाँ रहेगा? जब दूसरे से पहले में आ रही है। भाई ऊर्जा गैप आपको पता है ना, यहां तो ऊर्जा का अंतर बढ़ गया, यहां ऊर्जा अंतर छोटा रहेगा। -13.6 में से -3.4 घटाओगे। ऐसे ही इसके लिए N1 का मान रहेगा 5 और N2 का मान रहेगा 6, 7, 8। ठीक है भाई। इसके बाद क्या संभावना हो सकती है? लाइमन, बामर, पासचान, ब्रैकेट, फंड श्रेणी, इसको फुंड भी बोल देते हैं, FUND। फंड के बाद आपकी जो लास्ट आती है हम्फ्री, ये श्रेणी क्या आती है? हम्फ्री श्रेणी। ये कब होगी? जब छठे में आएगा, या तो अनंत से या 7वें से। तो इस श्रेणी को अपन बोलेंगे हम्फ्री श्रेणी, हम्फ्री श्रेणी। ये सुदूर अवरक्त भाग में प्राप्त होती है, सुदूर अवरक्त। इसके लिए N1 का मान तो आपका होगा 6 और N2 का मान हो जाएगा 7 और 8, ऐसे। तो जब छठे में आएगी तो ये हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम के, हाइड्रोजन के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की विभिन्न श्रेणियां हो गई। लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पासचान श्रेणी, ब्रैकेट, फंड, हम्फ्री श्रेणी। ये सारी श्रेणियां प्राप्त होती हैं। हर श्रेणी की एक विशेष तरंग दैर्ध्य होती है। अब इनकी तरंग दैर्ध्य कैसे ज्ञात की जाती है, या ऊर्जा कैसे ज्ञात की जाती है, उसके ऊपर भी अपन डिस्कस करेंगे। पर आपको ये याद रखना है, आपको लाइमन, बामर, पासचान, ब्रैकेट, फंड और हम्फ्री श्रेणी। तो लाइमन कौन से क्षेत्र में? अल्ट्रावायलेट क्षेत्र में। बामर कौन से क्षेत्र में? दृश्य क्षेत्र में। केवल दृश्य क्षेत्र में, जहां आपके विबग्य और 7 रंग दिखाई देते हैं, तो बामर श्रेणी की रेखाएं दृश्य क्षेत्र में, अगर आपको दृश्य क्षेत्र में प्राप्त हो रही हैं, तो इसका मतलब वहां पर कौन सा संक्रमण हो रहा है? उच्च ऊर्जा स्तरों से दूसरे स्तर में आ रही है बामर श्रेणी। बाकी सब अवरक्त अवरक्त अवरक्त, और वो सुदूर अवरक्त में। तो ये हाइड्रोजन परमाणु के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम का ग्राफिकल निरूपण है। इसको आप बना लीजिए ध्यान से। इसके बाद इनकी तरंग दैर्ध्य कैसे ज्ञात की जाती है, या इन श्रेणियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना? ये बना लीजिए आप। स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई इसका। हाँ भाई,
उतार लिया ये। अब देखिए आगे एक एक श्रेणी के बारे में डिटेल से बता देता हूं मैं। हाइड्रोजन का जो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम है उसमें अपन को ये श्रेणियां प्राप्त होती हैं। जो मैंने पढ़ा है उसी को अब मैं लिखूंगा। हाइड्रोजन के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में निम्न श्रेणियां प्राप्त होती हैं। सबसे पहली लाइमन श्रेणी। लाइमन श्रेणी कब कहां प्राप्त होती है? ये पराबैंगनी क्षेत्र से संबंधित है। ये श्रेणी किससे संबंधित है? पराबैंगनी क्षेत्र से। यह पराबैंगनी क्षेत्र से संबंधित है। और ये कब प्राप्त होती है? जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर मतलब दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे से प्रथम ऊर्जा स्तर में गिरता है। जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर। अब उच्च ऊर्जा स्तर का मान क्या हो सकता है? आपको बता दिया N2 बराबर 2, 3, 4, 5 से प्रथम ऊर्जा स्तर में गिरता है। N1 क्या रहेगा? 1 इसके लिए। तो ये श्रेणी प्राप्त होती है, तब ये श्रेणी आपकी प्राप्त होगी। और इसके जो लाइमन श्रेणी के लिए हम तरंग संख्या कैसे ज्ञात करते हैं? तरंग संख्या न्यू बार। तरंग संख्या को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? न्यू बार से। तरंग संख्या, लाइमन श्रेणी की तरंग संख्या या न्यू बार बराबर होता है 1/लैम्बडा। इसको ज्ञात करने के लिए क्या फॉर्मूला काम में लेते हैं? RZ² इंटू 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद में रखना है। ये जनरल फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे अपन तरंग दैर्ध्य भी ज्ञात कर सकते हैं, देखो लैम्बडा भी, या तरंग संख्या डायरेक्ट ज्ञात कर सकते हैं। अब यहां पर आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, आर क्या है? रिडबर्ग नियतांक। आर क्या है? रिडबर्ग नियतांक। और इस रिडबर्ग नियतांक की जो मान होता है वो कितना होता है? 109,677 सेंटीमीटर इनवर्स। ये इसकी वैल्यू है आर की। और हाइड्रोजन के लिए जेड 1 रहेगा, ठीक है ना? और N1 का मान भी क्या रहेगा? 1। और N2 का मान आपको पता ही है, जहां से वो कूदता है इलेक्ट्रॉन, 2, 3, 4, 5 ऐसे। तो लाइमन श्रेणी की ये रेखाएं प्राप्त हो जाएंगी। इसमें देखो सबसे कम तरंग दैर्ध्य कब प्राप्त होगी? जब इलेक्ट्रॉन अनंत से पहले में आएगा। जब इलेक्ट्रॉन कहां आएगा? अनंत से पहले में। तो सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाली रेखा आपको प्राप्त होगी। अभी प्रत्येक की अपन न्यूमेरिकल जब करेंगे तो उसमें मैं निकलवाऊंगा हर श्रेणी की न्यूनतम तरंग दैर्ध्य और अधिकतम तरंग दैर्ध्य वाली कब प्राप्त होगी। दूसरी श्रेणी आपकी आती है बामर श्रेणी। यहां पर N1 का मान 1 रखोगे तो 1 हो जाएगा, N2 के मान बदलेंगे बस। बामर श्रेणी
ये यह दृश्य क्षेत्र से संबंधित है, दृश्य क्षेत्र से संबंधित है। जब इलेक्ट्रॉन कहा, जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर, उच्च ऊर्जा स्तर N2 बराबर 3, 4, 5 से द्वितीय दूसरे ऊर्जा स्तर में आता है, द्वितीय ऊर्जा स्तर में आता है, मतलब N1 बराबर 2 आता है। ठीक है भाई, तो अब तो आप फॉर्मूला इसके लिए भी आप बना सकते हो। तो ये स्पेक्ट्रम बामर श्रेणी का प्राप्त होगा अपन को। इसके लिए न्यू बार या 1/λ बराबर, देखो आर का मान आपको बता दिया 109,677, और जेड का मान 1 होता है हाइड्रोजन के लिए, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं। इंटू 1/n1 क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 माइनस N2 का स्क्वायर। ये बामर श्रेणी के लिए बन गया फॉर्मूला सेंटीमीटर इनवर्स में। ये किस में आ जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स में। अब देखो मैं बार बार लिखूं उससे अच्छा ये जो मेन चीज है उनको ही चेंज कर दूं। लाइमन श्रेणी बामर श्रेणी हो गई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर मैं आप बस पहला ये तो जनरल लिख दिया लाइमन के लिए, इसके बाद अपन बस इनकी वैल्यूज को चेंज करते रहेंगे। बामर के बाद तीसरी श्रेणी जो आती है वो आती है पासचान। तो पासचान के लिए श्रेणी के लिए क्या होगा, पासचान श्रेणी ये अवरक्त क्षेत्र से रिलेटेड होती है, और जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर N2 बराबर 4, 5, 6, 7, 8 से तृतीय ऊर्जा स्तर में आता है, तृतीय ऊर्जा स्तर में आ गया N1 बराबर 3, तो यहां पर N1 का मान 3 रखोगे तो 3 तिया 9, तो ये आ जाएगा 1/9 माइनस N2 का मान जहां से वो कूद रहा है वो आ जाएगा। ये आपकी पासचान श्रेणी हो गई। इसके बाद पासचान के बाद आती है ब्रैकेट श्रेणी। ब्रैकेट श्रेणी के लिए क्या करोगे आप, ब्रैकेट श्रेणी ये भी आवरक क्षेत्र से संबंधित है। इसमें N2 बराबर 5, 6, 7 से चौथे चतुर्थ ऊर्जा स्तर में आए, चतुर्थ ऊर्जा स्तर N1 बराबर 4 में, तो 4 चौक 16, तो 1/16 आ जाएगा। N2 का मान आप जहां से कूद रहा है उसका रख ही दोगे, तो उससे आ जाएगा इसके लिए फॉर्मूला। ब्रैकेट के बाद पांचवी आती है फंड श्रेणी या फंड श्रेणी। फंड श्रेणी ये भी अवरक्त से संबंधित होती है। इसमें छठे, सातवें या आठवें या अनंत से पांचवें में आता है, तो ये यहां पर 25 हो जाएगा। ये उसके लिए उतार लो ये फंड श्रेणी। मेन तो ये फॉर्मूला याद रखो, आर की वैल्यू ये होती है, N1 के मान आपको पता ही है। लाइमन के लिए क्या होता है, ब्रैकेट लाइमन, बामर, पासचान, ब्रैकेट, फंड, फिर हम्फ्री, लास्ट छठी आती है आपकी हम्फ्री श्रेणी। हम्फ्री श्रेणी के लिए ये सुदूर अवरक्त से संबंधित है, और इलेक्ट्रॉन किससे आएगा, सातवें आठवें से छठे में,
तो यहाँ पर 36 आ जाएगा इसका मान, ये 36। ठीक है भाई। ये आपकी क्या होगी, श्रेणियां होगी। तो ये श्रेणियां आपको हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में दिखाई देती हैं। प्रत्येक विशेष प्रकार का स्पेक्ट्रम आपको प्राप्त होता है, विशेष प्रकार के क्षेत्र में मिलता है। तो संक्रमण का पता लग जाता है जिस क्षेत्र से वो प्राप्त होता है, जिस क्षेत्र में आपको स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा। मान लो लाइमैन में या बामर में या पाषाण दृश्य क्षेत्र में मिला या आवरक क्षेत्र में मिला, तो हम अंदाजा लगा लेते हैं कि कितनी ऊर्जा का क्या हुआ है, उत्सर्जन हुआ है, या कौन सी तरंग दैर्ध्य का पता लगा लेते हैं। इसके ऊपर भी क्वेश्चन करेंगे। तो ये आप जो आज पढ़ा है इसको ध्यान से याद रखना है। यही बेसिक नॉलेज है ये। आगे इसके न्यूमेरिकल भी करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय।